नमस्ते दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरी ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2026। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सब्जेक्ट आपकी SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, जिसमें आपकी सब्जेक्ट होने वाली है क्लाइमेट चेंज। यूजी पाँचवें और सिक्स सेमेस्टर अभी आपके छठे सेमेस्टर के हैं, तो ये आपके छठे सेमेस्टर में ये ट्यूशन काम में आएंगे और ये पाँचवें सेमेस्टर में भी ये सब्जेक्ट होती है। मतलब कि जिसके पाँचवें में होती है उसके छठे में ये दूसरी होती है, और जिसके ये पाँचवें में नहीं होती है उसके ये छठे में चुनी जा सकती है। रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, पर ध्यान रहे इसी वीडियो को पूरा देखना है। जो 820 MCQ यानी कि 820 ABCD यानी अबसद वाली जो ट्यूशन बताऊंगा, जो परीक्षा में 40 ट्यूशन का पेपर आता है उनमें 820 बताने वाला हूँ। आराम से आपको मिल जाएंगे पास होने जितने लायक। बस आपको PDF नहीं मिलेगी इस बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हो। वीडियो को पूरा देखना है, पूरे 820 ट्यूशन इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, इसलिए चलते हैं सीधा PDF पर। तो दोस्तों, यहाँ पर अपनी PDF ओपन हो चुकी है। अगर कोई भी सवाल रहता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आ गई आपकी सब्जेक्ट सेट क्लाइमेट चेंजेज 820 इंपॉर्टेंट MCQ यानी कि अबसद वाले ट्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यूनिट फर्स्ट से 3 ट्यूशन है, यूनिट सेकेंड से 30 ट्यूशन है, यूनिट फर्स्ट से भी 30 ही है, यूनिट थर्ड से 30 ट्यूशन है, यूनिट 4 या फोर्थ से भी आपकी 30 ट्यूशन देखने के लिए मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसी वीडियो में पूरे 820 ट्यूशन बताने वाला हूँ। टेलीग्राम पर कोई PDF आपको नहीं मिलेगी। जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग का परिचय। तो अब ऊपर ले लेते हैं। पहला सवाल आ गया, मौसम और जलवायु के बीच प्रमुख अंतर क्या है? उत्तर आ जाएगा B। जलवायु दीर्घकालिक वायुमंडलीय परिस्थितियों का प्रारूप है। मतलब कि जलवायु तो दीर्घकालीन है और मौसम दीर्घकालिक नहीं है। अब ऊपर कर लेते हैं अपन। मतलब कि पूछा जा सकता है कि इसकी अर्थ बताइए, तो अर्थ में फिर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा, किसी स्थान की जलवायु का अध्ययन सामान्यतः किस प्रकार के समय मान पर किया जाता है? C दीर्घकालिक अवधि पर। फिर ऊपर कर लेते हैं अपन। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर देख सकते हो, हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे हैं उनसे स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं 90% जो अभी MDC सब्जेक्ट के पेपर हुए थे फोर्थ सेमेस्टर में, उसमें 90% हमारे गेस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताए हुए पर्सन आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा चरम मौसम की घटना का उदाहरण उत्तर आ जाएगा? C अत्यधिक हीट वेव। मैं ऑप्शन पूरे चारों नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से पढ़ सकते हो। फिर आपका चौथा सवाल आ गया है यहाँ पर, पश्चिमी विक्षोभ मुख्यतः भारत के किस भाग के शीतकालीन मौसम को प्रभावित करता है? उत्तर आ जाएगा B उत्तर पश्चिम भारत। फिर अगला सवाल आ गया पांचवा, पश्चिमी विक्षोभ का मूल संबंध किस क्षेत्र से? उत्तर आ जाएगा B भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास। फिर अपन ऊपर कर लेते हैं छठा आपका सवाल आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती? उत्तर आ जाएगा C जल वाष्प। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, इसका उत्तर ये नहीं आने वाला। जब हमने बनाया कंप्यूटर से तो हो सकता है कुछ गलती हो सकती है, तो इसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से एक आएगा। पर आपको ये क्या करना है, सर्च कर लेना गूगल से, वो ट्यूशन देखने के लिए मिल सकता है। सातवां सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य प्रभाव क्या होता जाएगा? उत्तर आ जाएगा B पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त वितरण की एक बात को अवशोषित करना। फिर अपना यहाँ पर आठवां सवाल आ गया, मानव गतिविधियों के कारण प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ने को क्या कहा जाता है? उधर आ जाएगा C संवर्धित ग्रीन हाउस प्रभाव। इन क्वेश्चन से आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक भी करना है और सभी दोस्तों के पास शेयर करना है। अगला नवा सवाल आ गया, निम्न में से कौन सी प्रमुख मानव जनित ग्रीन हाउस गैस? उत्तर आ जाएगा A CO2। ये मानव जनित आपकी गैस है। फिर आ गया 10वां सवाल, जीवाश्म ईंधन के दहन से मुख्यतः कौन सी ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है? उत्तर आ जाएगा B कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं जल्दी जल्दी मतलब कि बिना ये जो पेंसिल का टिक किए आपको उत्तर बताने वाला हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है? उत्तर आ जाएगा B पृथ्वी की औसत सतही तापमान में दीर्घकालीन वृद्धि। आप आराम से इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। 12वां सवाल आ गया आपका, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के संबंध में सही कथन कौन सा? उत्तर आ जाएगा B ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख घटक है। फिर अगला सवाल आ जाएगा 13वां, समुद्री स्तर वृद्धि का एक प्रमुख कारण क्या है? उत्तर आ जाएगा A समुद्री जल का तापीय प्रसार।
फिर 14वां सवाल आ गया आपका ग्लेशियरों के पिघलने का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंध है? उत्तर आ जाएगा ए, यह समुद्री स्तर वृद्धि में योगदान कर सकता है। फिर अगला सवाल आ गया आपका 15वां, समुद्री जल के तापीय प्रसार का अर्थ है? उत्तर आ जाएगा बी, गर्म होने पर जल के आयतन में वृद्धि। दोस्तों हम 120 ट्यूशन लेते रहते हैं तो कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, एक दो ट्यूशन में टाइपिंग मिस्टेक, एक दो ट्यूशन में आंसर भी हमने गलत बता रखे हो, यह हम हमारी इच्छा से नहीं, कुछ गलती भी हो जाती है क्योंकि 120% बनाते हैं तो गलती इंसान से होती है, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर करना। 16वां सवाल आपका वैश्विक तापमान में वृद्धि से हिमनदों पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर आ जाएगा बी, उनका पिघलना बढ़ सकता है। फिर 17वां सवाल आ जाए ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़ का जोखिम किन परिस्थितियों में बढ़ सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, अत्यधिक वर्षा और समुद्र स्तर वृद्धि के कारण। फिर 18वां सवाल आ जाएगा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सूखे की तीव्रता मुख्यतः किससे प्रभावित हो सकती है? उत्तर आ जाएगा ए, वर्षा के पैटर्न और वाष्पीकरण में परिवर्तन। फिर अगला सवाल आ गया आपका 19वां, ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान क्या हो जाता है? वर्तमान से काफ़ी कम होता है। उत्तर आ जाएगा बी। फिर अपन 20वां सवाल है निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकता है? उत्तर आ जाएगा बी, पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव। फिर 21वां सवाल आपका कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय सकेंद्रण बढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण मानवीय जनित कारण कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए, जीवाश्म ईंधन का महत्व। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो यूनिट फर्स्ट है ये बिल्कुल सरल टॉपिक, मतलब कि बिल्कुल सरल सिलेबस इसका फर्स्ट टॉपिक का है। ये अगर आप शुरू से पर्यावरण अध्ययन की जो किताबें होती है 6ठी 7वीं में चलती है वो अगर आप पढ़कर आए हुए तो आराम से कर सकते हो। 22वां सवाल ये था निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का स्रोत नहीं है? उत्तर आ जाएगा डी, प्रकाश का परावर्तन। फिर अगला सवाल आ जाएगा आपका 23वां, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर वृद्धि का सबसे उपयुक्त संयोजन कौन सा है? हिमचादरों का पिघलना प्लस तापीय प्रसार, केवल समुद्री धाराएं, केवल ज्वार, केवल समुद्री लौटता। उत्तर आ जाएगा ए, हिम चादरों का पिघलना प्लस तापीय प्रसार। फिर आपका 24वां सवाल आ गया चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि का अध्ययन किससे अधिक संबंधित है? उत्तर आ जाएगा ए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से। फिर 25वां सवाल आ जाएगा आपका इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट का मूल कारण क्या है? उत्तर आ जाएगा ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मानव जनित वृद्धि। फिर आ गया आपका 26वां सवाल ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिम के पिघलने से कौन सा फीडबैक वार्मिंग को बढ़ा सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, एल्बिडो फीडबैक। ये ट्यूशन आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये ट्यूशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर अगला सवाल आ गया आपका 27वां, बर्फ पिघलने पर एल्बिडो कम होने से भी अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित हो सकती है। फिर अगला सवाल आ गया आपका 28वां, जलवायु परिवर्तन में कारण और प्रभाव का सबसे उपयुक्त संबंध कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए, जी वृद्धि से तापमान वृद्धि और फिर उनसे अनेक जलवायु प्रभाव हो सकते हैं। फिर उत्पन्न कर लेते हैं अपन पश्चिमी विक्षोभ भारत में मुख्यतः किससे जुड़ा? उत्तर आ जाएगा ए, शीतकालीन वर्षा से पश्चिमी विक्षोभ जुड़ा हुआ। ये ऐसी ट्यूशन आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकती है। 30वां सवाल आ गया निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का संभावित दीर्घकालिक परिणाम है? उत्तर आ जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उनके क्या दीर्घकालिक परिणाम होते हैं? हिमनद से टूट सकते हैं, समुद्री स्तर भी वृद्धि होती है और चरम मौसम में बदलाव होता था। उपयुक्त सभी डी ऑप्शन इसका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों अपनी पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से यूनिट सेकंड आपकी शुरू हो रही है जिसमें टॉपिक का मतलब कि मेन पॉइंट है परिचित जलवायु परिवर्तनशीलता एवं परिवर्तन। तो इस यूनिट को सही से पढ़ना है क्योंकि इससे ऐसे सवाल आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, याद ही करना पड़ेगा। 31वां सवाल है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का अर्थ है? उत्तर आ जाएगा ए, जलवायु में प्राकृतिक एवं अन्य समय अनुसार होने वाला उतार चढ़ाव। फिर अगला सवाल आ गया आपका 32वां, जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तनशीलता में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, परिवर्तनशीलता अल्प मध्यम अवधि के उतार चढ़ाव को भी दर्शा सकती है। फिर उत्तर 33वां आपका सवाल आ गया महासागर और वायुमंडल के परिसंचरण में परिवर्तन किसे प्रभावित करता है? उत्तर आ जाएगा आपका डी, महासागर में और वायुमंडल के परिसंचरण में परिवर्तन किसे प्रभावित? तो वर्षा को परिवर्तन कर सकता है तापमान में और चरम मौसम में। तो उपयुक्त सभी आपका डी ऑप्शन आ जाएगा उत्तर। तो अगला सवाल है पृथ्वी की ऊर्जा संतुलन एनर्जी बैलेंस का मूल आधार क्या है? उत्तर आ जाएगा ए, आने वाली और बाहर जाने वाली ऊर्जा के बीच संतुलन। जितना कि मतलब सौर ताप प्राप्त होता है उससे ज़्यादा मतलब कि
उससे कम ही बाहर जा पाता है। तो ऊर्जा संतुलन उस हिसाब से ही होता है। पृथ्वी को ऊर्जा का प्रमुख बाहरी स्रोत कौन सा? उत्तर जरा बी, सूर्य। फिर अगला सवाल आ गया आपका 36वां। पृथ्वी द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा अंततः मुख्यतः किस रूप में अंतरिक्ष में निकलती है? उत्तर जरा बी, अवरक्त विकिरण। दोस्तों वीडियो को अभी तक पूरा देखना। अभी तक तो 36 सवाल ही हैं, पूरे सवाल 120 है। और अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, उन दोनों की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 37वां सवाल है, पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका क्या? उत्तर आ जाएगा ए, वे अवरक्त विकिरण के अवशोषण पुनः उत्सर्जन को प्रभावित करती है। 38वां सवाल आ गया आपका, जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रेक्षणीय प्रमाण कौन सा हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, दीर्घकालिक तापमान प्रवृत्ति। फिर 39वां सवाल आ गया, महासागरों के गर्म होने का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, समुद्री जल का तापीय प्रसार। मतलब कि अलग महासागरों में गर्म हो जाएगा जल, तो उसमें क्या होगा? जल का ही तापीय प्रसार, मतलब कि जल गति करने लगेगा। महासागर जम तो सकता ही नहीं क्योंकि ठंड थोड़ी और गर्म हुई है। समुद्र जल में अनिवार्य कमी भी नहीं होगी क्योंकि अगर हिमनद हो जाए तो उड़ती अनिवार्य वृद्धि होगी। फिर ऊपर चल लेते हैं अपन, चक्रवातों की तीव्रता पर समुद्र की सतह का तापमान क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर एक गर्म समुद्र चक्रवातों को ऊर्जा प्रदान करता है। फिर 41वां आपका सवाल आ गया, हीट वेव की प्रमुख विशेषता क्या? उत्तर आ जाएगा ए, असामान्य रूप से लंबे समय तक अत्यधिक गर्म परिस्थितियाँ। फिर अगला सवाल आ गया आपका 42वां, हीट वेव के दौरान मानव स्वास्थ्य पर कौन सा प्रभाव अधिक संभावित है? उत्तर आ जाएगा ए, हीट स्ट्रेस। फिर अपन ऊपर कर लेते हैं 43वां सवाल आ गया आपका, थंडर स्टॉर्म के निर्माण में निम्न में से क्या आवश्यक हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, अस्थिर वायुमंडल और पर्याप्त नमी। फिर अपन ऊपर कर लेते हैं 44वां सवाल आ गया आपका, टोर्नेडो किससे सबसे अधिक संबंधित है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, तीव्र घूर्णनशील वायु स्तंभ। फिर ऊपर कर लेते हैं चक्रवात और टोर्नेडो के संबंध में सही कथन कौन सा? दोनों अलग अलग प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं हैं। फिर ऊपर अपन कर लेते हैं 46वां सवाल है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में चरम घटनाओं का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, इनके सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। फिर अपन ऊपर कर लेते हैं 47वां सवाल आ गया आपका, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन को पहचानने के लिए किस प्रकार के प्रमाण अधिक उपयोगी है? उत्तर आ जाएगा आपका ये, दीर्घकालीन अवलोकन और मॉडल अध्ययन। फिर आ गया आपका 48वां सवाल जो आप यहाँ पर देख सकते हो, डिटेक्शन एंड एट्रीब्यूशन में एट्रीब्यूशन का आशय क्या? उत्तर देखे गए परिवर्तन के कारणों की पहचान करना। फिर अगला सवाल आ गया आपका 49वां, यदि पृथ्वी द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाली ऊर्जा लंबे समय तक आने वाली ऊर्जा से कम हो जाए तो? उत्तर आ जाएगा आपका ए, पृथ्वी की ऊर्जा सामग्री बढ़ सकती है। फिर अब ऊपर कर लेते हैं 50वां सवाल है, वैश्विक तापमान बढ़ने पर वायुमंडल की जलवाष्प धारण क्षमता सामान्यतः? उत्तर आ जाएगा आपकी ए, मतलब कि वैश्विक तापमान बढ़ने पर वायुमंडल की जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है घटती है? बढ़ती है, क्योंकि वायुमंडल गर्म होता है तो वायु दाब भी आपका अधिक हो जाता है, तो फिर जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। 51वां सवाल आपका, अधिक जलवाष्प का जलवायु प्रणाली पर क्या प्रभाव हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए, आपका यह एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस होने के कारण वार्मिंग को बढ़ा सकती है। 52वां सवाल आ गया आपका, गर्म वातावरण में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं कुछ परिस्थितियों में क्यों बढ़ सकती है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, गर्म हवा अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है। फिर अगला आ गया आपका 53वां सवाल, जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव की संभावना में वृद्धि का अध्ययन किस श्रेणी में आता है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, एक्सट्रीम इवेंट एट्रीब्यूशन। फिर अगला आ गया आपका 54वां सवाल, महासागरीय परिसंचरण में परिवर्तन का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव क्यों हो सकता है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, महासागर बड़ी मात्रा में ऊष्मा का परिवहन करते हैं। फिर अगला आपका 55वां सवाल आ गया, क्लाइमेट एक्सट्रीम्स में कौन सी घटना सम्मिलित हो सकती है? उत्तर आ जाएगा आपका डी, उपरिसमीय अत्यधिक तापमान भी हो सकता है, अत्यधिक वर्षा, सूखा, यानी कि एक्सट्रीम्स मतलब कि क्लाइमेट एक्सट्रीम चेंज टेन से हो सकते हैं, अत्यधिक तापमान, वर्षा, सूखा हो सकता है। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर आ जाएगा। फिर 56वां आपका सवाल है, मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन का मुख्य संकेत प्रमुख संकेत क्या? उत्तर आ जाएगा ए, दीर्घकालीन वार्मिंग ट्रेंड। फिर आ गया आपका 57वां सवाल, पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में एल्बेडो किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा सतह द्वारा और विकिरण के परावर्तन से। फिर अगला सवाल आ गया आपका 58वां, हिम एवं बर्फ का एल्बिडो सामान्यतः? उत्तर आ जाएगा ए, अधिक होता है।
फिर अगला आपका 59वां सवाल आ गया, यदि बर्फ पिघलने से सतह का एल्बिडो घटता है तो इसका संभावित परिणाम क्या होगा? उत्तर आ जाएगा ए, अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित होगी। फिर अगला सवाल आ गया आपका 60वां, जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक अध्ययन में दीर्घकालिक रिकॉर्ड महत्व का महत्व क्यों है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, प्राकृतिक परिवर्तनशीलता और दीर्घकालिक परिवर्तन में अंतर समझने के लिए। फिर आपकी जो ये 60 सवाल 2 यूनिट आपकी पूरी हो चुकी है। अब थर्ड यूनिट यहाँ से शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों मुझे बोलते हुए 15 मिनट हो गए और 15 मिनट अभी और बोलना है। तो आपको तो सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और सवालों को पढ़ लेना, आप आराम से पास हो जाओगे, इधर याद करके जाओगे। एक काम और करना है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आपके जो भी कॉलेज के ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करना है, क्योंकि आपकी पूरी कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास यही सब्जेक्ट होती है जो आपके पास है, वही सेम कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास होती है। तो अगला सवाल आ गया आपका, जिसमें यूनिट थर्ड आ गई, उसमें टॉपिक है जलवायु परिवर्तन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। ये टॉपिक मतलब कि पूरे जो 4-5 टॉपिक, एक यूनिट में ज़रूर नहीं है एक ही टॉपिक होता है, 7 से 8 होता है, किसी में 4 से 5 होता है, उनमें से जो मेन हेडिंग है वो डाली जाती है। फिर 61वां सवाल आ गया आपका, IPCC का पूरा नाम। ये थर्ड यूनिट सही से पढ़ना है, इसमें आपको फुल फॉर्म्स वगैरह है थर्ड और फोर्थ यूनिट में, क्योंकि यहाँ से ये मैं कह सकता हूँ 99% चांस है, आप चाहे परीक्षा में देख लेना, ये ट्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा। IPCC का पूरा नाम क्या है? हिंदी में भी मिल सकता है। उत्तरा जरा भी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर अगला सवाल आ गया आपका, IPCC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये ट्यूशन भी देखने के लिए मिल सकता है। उत्तरा जरा बी, 1988। 63वां आपका सवाल आ गया, IPCC की स्थापना किन संस्थानों द्वारा की गई थी? उत्तरा जरा बी, UNEP और WMO। फिर आ गया आपका 64वां सवाल, IPCC का मुख्य कार्य क्या? उत्तरा जरा ए, जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक ज्ञान का आकलन करना। फिर अगला आपका सवाल आ गया 65वां, ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, दोनों में से एक ट्यूशन देखने के लिए मिलेगा। UNFCCC का पूरा नाम क्या? उत्तर दे रहा है आपका ए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये आपको याद करके ही जाना है। 66वां सवाल आ गया, UNFCCC को किस वर्ष अपनाया गया? उत्तर जाएगा बी, 1992। IPCC को कब अपनाया गया था? 1988 और इसको 1992 में। 67वां सवाल आ गया आपका, UNFCCC का प्रमुख उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा आपका ए, वायुमंडल में GHG कंसंट्रेंट्स को ऐसे उस स्तर पर स्थिर करना जिससे खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप रोका जा सके। 68वां सवाल आ गया आपका, UNFCCC किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से निकटता से संबंधित है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, रियो अर्थ समिट। फिर अगला आ गया आपका 69वां सवाल, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मिटिगेशन का अर्थ? उत्तर आ जाएगा आपका ए, उत्सर्जन को कम करना या सिंक बढ़ाना। फिर अगला सवाल आ गया आपका 70वां, अडेप्शन का अर्थ है, अडेप्टेशन का अर्थ है? उत्तर आ जाएगा ए, जलवायु प्रभाव के अनुरूप समायोजन करना। फिर आपका 71वां सवाल आ गया, निम्न में से कौन सा मिटिगेशन का उदाहरण? उत्तर आ जाएगा आपका ए, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार। अभी तो आपकी 71 सवाल हुए हैं, अभी तक आपके 49 सवाल बाकी है। फिर अगला सवाल है 72, निम्न में से कौन सा एडेप्टेशन का उदाहरण है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, जल संरक्षण आधारित कृषि। फिर अगला सवाल आ गया आपका 73वां, अडेप्टिव रिस्पॉन्स का मुख्य उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए, जलवायु परिवर्तन से होने वाली संवेदनशीलता और नुकसान को कम करना। फिर अगला सवाल आ गया आपका 74, राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु नीति का निर्माण मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाता है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, मिटिगेशंस और अडेप्टेशंस दोनों को आगे बढ़ाने के लिए। 75वां आपका सवाल आ गया, स्थानीय सरकारों की जलवायु प्रतिक्रिया में कौन सा कार्य महत्वपूर्ण हो सकता है? उत्तर आ जाएगा आपका ए, शहरी जल प्रबंधन और आपदा तैयारी। फिर अगला सवाल आ गया आपका 76वां, CFCS का प्रमुख ऐतिहासिक उपयोग किस क्षेत्र में? उत्तर आ जाएगा आपका ए, रेफ्रिजरेशन और एरोसोल्स। फिर अगला सवाल आ गया आपका 77वां, CFCS का पर्यावरणीय महत्व मुख्यतः किससे जुड़ा? उत्तर आ जाएगा आपका ए, ओजोन परत क्षरण और जलवायु प्रभाव। फिर अगला आपका 78वां सवाल आ गया, CFC उत्पादों के उत्पादन में परिवर्तन जलवायु नीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण? उत्तर आ जाएगा आपका ए, CFCS शक्तिशाली पर्यावरणीय प्रभाव वाले यौगिक है। फिर अगला सवाल आ गया आपका 79वां, ग्रीन हाउस गैस पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? उत्तर आ जाएगा आपका ए, जी उत्सर्जन को नियंत्रित करना। दोस्तों मुझे बोलते हुए लगभग 19 मिनट से प्लस हो गए हैं,
तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं। 80वां सवाल आ गया आपका, कार्बन सिंह का अर्थ उत्तर आ जाएगा ए, ऐसा तंत्र जो वातावरण से कार्बन को अवशोषित संग्रहित करता है। फिर अगला सवाल आ गया आपका 81वां, वन जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज उत्तर आ जाएगा आपका ए, वे कार्बन का अवशोषण और भंडारण कर सकते हैं। फिर अगला सवाल आ गया आपका, जलवायु परिवर्तन में मिटिगेशन और एडेप्टेशन का संबंध कैसा उत्तर आ जाएगा ए, दोनों परस्पर पूरक है। फिर अगला आपका सवाल आ गया 83वां, यदि कोई शहर बाढ़ रोधी जल निकासी प्रणाली विकसित करता है तो यह किसका उदाहरण उत्तर आ जाएगा ए, अडेप्टेशन। फिर अगला सवाल आ गया आपका 84वां, यदि कोई उद्योग कोयले की जगह नवीकरणीय ऊर्जा अपनाता है तो यह मुख्यतः है मिटिगेशन। मतलब कि नवीनीकरणीय ऊर्जा से जो जुड़ा हुआ है वो मिटिगेशन आपकी प्रक्रिया है। फिर अगला सवाल आ गया आपका 85वां, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन का प्रमुख आधार किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही उत्तर आ जाएगा ए, सामूहिक वैश्विक सहयोग। फिर अगला सवाल आ गया आपका 86वां, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिक्रिया में वैज्ञानिक आकलन की भूमिका किस संस्था से सबसे अधिक जुड़ी है उत्तर आ जाएगा आपका ए, IPCC। फिर अगला सवाल आ जाएगा आपका UNFCCC की प्रक्रिया में COP का अर्थ उत्तर आ जाएगा ए, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। ऐसे सवाल आपको परीक्षा में ज़्यादा देने के लिए मिलेंगे और पहले मिलते भी है। 88वां सवाल आ गया, जलवायु परिवर्तन में नेशनल रिस्पॉन्स का उदाहरण कौन सा है उत्तर आ जाएगा आपका ए, राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना। फिर 79वां आपका सवाल है, लोकल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स का उदाहरण क्या हो सकता है उत्तर आ जाएगा आपका ए, शहरी हरित क्षेत्र और जल निकासी में सुधार। फिर अगला आपका सवाल आ गया 90वां, क्लाइमेट पॉलिसी में GHG इन्वेंट्री का महत्व क्या उत्तर आ जाएगा आपका ए, उत्सर्जन के स्रोतों और मात्रा का आकलन करने में। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी 3 यूनिट पूरी हो चुकी है, यहाँ से आपकी यूनिट 4 चालू हो गया है। अब आपके 30 सवाल और बचे हैं, वीडियो को अभी तक आपको पूरा देखना है, क्योंकि इन क्वेश्चन को आप पढ़कर जाओगे तो मैं ये आपको विश्वास दिला सकता हूँ। पिछले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए और स्टूडेंट्स का जो रिव्यू है उस हिसाब से आप आराम से पास हो जाएगी। इसका टॉपिक है, हेडलाइन है, जलवायु परिवर्तन की मानव पारिस्थितिकी। पहला इसका 91वां यानी कि यूनिट 4 का पहला सवाल, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज का अर्थ उत्तर आ जाएगा आपका ए, मानव गतिविधियों से प्रेरित जलवायु परिवर्तन। फिर अगला सवाल आ गया आपका 92वां, निम्न में से कौन सी प्रमुख एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है उत्तर आ जाएगा आपका ए, जीवाश्म ईंधन का दहन। फिर अगला सवाल आ गया आपका 93वां, जीवाश्म ईंधन जलाने से मुख्यतः कौन सी गैस उत्सर्जित होती है उत्तर आ जाएगी आपकी ए, CO2। फिर अगला सवाल आ गया आपका 94वां, औद्योगिक गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार योगदान दे सकती है उत्तर आ जाएगी ए, GHG उत्सर्जन के माध्यम से। फिर आपका 95वां सवाल आ गया, उर्बनाइजेशन का जलवायु परिवर्तन से किस कारण ऊर्जा उपयोग, परिवहन और भूमि उपयोग में बदलाव, केवल जनसंख्या घटाने के लिए, केवल वर्षा बढ़ाने के लिए, केवल समुद्री लहरों, नहीं। आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। फिर 96वां सवाल है, कृषि क्षेत्र में निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस महत्वपूर्ण रूप से उत्सर्जित हो सकती है उत्तर आ जाएगा आपका ए, मीथेन। फिर अगला सवाल है आपका 97वां, पशुपालन से मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत कौन सा हो सकता है उत्तर आ जाएगा आपका ए, जुगाली करने वाले पशुओं का एंट्रिक फेर्मेंटेशन। फिर अगला सवाल आपका 98वां, कृषि क्षेत्र में निट्रोस ऑक्साइड NO2 का प्रमुख संबंध किससे हो सकता है, नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग से, सौर विकिरण से, समुद्री ज्वार से, वायुदाब। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग से। फिर अगला सवाल आ गया आपका 99वां, परिवहन क्षेत्र जलवायु परिवर्तन में मुख्यतः किस माध्यम से योगदान देता है उत्तर आ जाएगा ए, जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उपयोग। फिर अगला सवाल आ गया आपका 100वां, वेस्ट जनरेशन जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार जुड़ा उत्तर आ जाएगा ए, अपशिष्ट के अपडेटन से GHG उत्सर्जन हो सकता है। अगर दोस्तों यहाँ तक आप वीडियो देखकर आ चुके हो, 100 क्वेश्चन पूरे पढ़ चुके हो, याद कर चुके हो, देख चुके हो, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ 20 क्वेश्चन और देख लीजिए, पूरे 120 सवाल आप देख लोगे तो आराम से पास हो जाओगे। फिर अगला सवाल आपका 108वां, लैंड यूज चेंज और एंड फॉरेस्ट्री LULUCF का संबंध किससे उत्तर आ जाएगा आपका ए, भूमि उपयोग परिवर्तन और वन भूमि आधारित कार्बन चक्र। फिर अगला सवाल आ गया आपका, वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन कैसे बढ़ सकता है उत्तर आ जाएगा कार्बन भंडार कम होने और CO2 उत्सर्जन बढ़ने से। फिर अगला सवाल आ गया आपका 103वां,
रिमूवल ऑफ सिंस का अर्थ किससे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा आपका ए कार्बन अवशोषित करने वाले प्राकृतिक तंत्रों की क्षमता में कमी। फिर अगला सवाल आ गया आपका 108वां LULUCF क्षेत्र में वन रोपण का संभावित जलवायु लाभ क्या? उत्तर आ जाएगा आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ाना। फिर अगला सवाल आ गया आपका 105वां फूड सिक्योरिटी का अर्थ क्या? उत्तर आ जाएगा आपका ए लोगों की पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक स्थायी पहुँच। फिर अगला सवाल आ गया आपका 106वां जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा को किस प्रभाव प्रभावित कर सकता है? उत्तर आ जाएगा आपका ए फसल उत्पादकता, जल उपलब्धता और खाद्य प्रणालियों को प्रभावित करके। फिर अगला सवाल आ गया आपका 107वां बढ़ता तापमान कृषि उत्पादन तो किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? सीधा इसका आंसर नहीं देखेंगे, एक बार ऑप्शन आपको समझाता हूँ। कुछ फसलों की उत्पादकता और विकास अवधि को प्रभावित कर सकता है। सभी फसलों की पैदावार हमेशा बढ़ाता है। बढ़ता तापमान ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्या बढ़ता तापमान हमेशा ही सभी फसलों की पैदावार बढ़ाता है? नहीं। कृषि पर कोई प्रभाव नहीं, कृषि पर प्रभाव पड़ता है, कई बार सकारात्मक कई बार नकारात्मक। केवल मृदा रंग नहीं। उत्तर आ जाएगा आपका एक कुछ फसलों की उत्पादकता और विकास अवधि को प्रभावित कर सकता है। मतलब कि विकास अवधि किन के लिए तापमान ज़्यादा चाहिए होता है, किन के लिए कम चाहिए होता है, फसलों की उत्पादकता को भी कम ज़्यादा कर सकता है। इस तरीके से आपको ट्यूशन हैंडल करना है परीक्षा में। 108वां सवाल आ गया जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि में जल की आवश्यकता क्यों बदल सकती है? उत्तर आ जाएगा आपका ए तापमान और वाष्पोत्सर्जन में बदलाव के कारण। फिर अगला सवाल आ गया आपका 109 एनिमल हस्बेंड्री पर जलवायु परिवर्तन का संभावित प्रभाव क्या है? उत्तर आ जाएगा आपका ए तापीय तनाव और चारे जल की उपलब्धता में बदलाव। फिर अगला सवाल आ गया आपका 110वां फिशरीज पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किससे हो सकता है? उत्तर आ जाएगा ए समुद्री तापमान और महासागरीय परिस्थितियों में बदलाव। फिर अगला सवाल आ गया आपका 111 समुद्र का तापमान बढ़ने से मत्स्य संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? उत्तर आ जाएगा आपका ए प्रजातियों के वितरण और उत्पादकता में परिवर्तन। फिर 112वां आपका सवाल आ गया जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों के बीच संबंध किस कारण जटिल है? उत्तर आ जाएगा आपका ए उत्पादन, प्रसंस्करण और परिवहन और उपभोग सभी प्रभावित हो सकते हैं। फिर अगला सवाल आ गया आपका 113वां फूड सिस्टम में निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? उत्तर आ जाएगा आपका ये उपयुक्त सभी एग्रीकल्चर भी है, एनिमल हस्बेंड्री भी है और फिशरीज भी है, उपयुक्त सभी उसमें डी ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। फिर 114वां सवाल आपका कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रति अडेप्टेशन का उदाहरण कौन सा? उत्तर आ जाएगा ए आपका सूखा सहिष्णु फसलों को अपनाना। अडेप्टेशन यानी कि किन्हीं चीज़ों को अडेप्ट करना, अपनाना। पहला फिर अगला सवाल आ गया आपका 115वां जलवायु स्मार्ट कृषि का प्रमुख उद्देश्य क्या? उत्तर आ जाएगा ए उत्पादकता, अनुकूलन और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को संतुलित करना। फिर अगला सवाल आ गया आपका 116वां मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए पशुपालन में किस प्रकार की रणनीति उपयोगी हो सकती है? उत्तर आ जाएगा आपका ए बेहतर पशु पोषण और प्रबंधन। फिर अगला सवाल आ गया आपका 117वां जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा जोखिम किस संयोजन से हो सकता है? उत्तर आ जाएगा आपका ए तापमान वृद्धि प्लस जल संकट प्लस चरम मौसम। फिर अगला सवाल आ गया आपका 118वां LULUCF में ऐप मुख्यतः किस का संकेत देता है? उत्तर आ जाएगा आपका ए फॉरेस्ट्री का संकेत देता है। फिर अगला 119वां लास्ट दो ट्यूशन आपके और बचे हैं। अगर आप यहाँ पर तक वीडियो में आए हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के पास शेयर करना और एक हाइप का बटन आता है तो वीडियो को हाइप भी कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप लिंक प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी कमेंट भी करके सवाल पूछ सकते हो। 119वां सवाल है भूमि उपयोग परिवर्तन और वनों की कटाई का जलवायु पर प्रभाव किस क्षेत्र से सबसे संबंधित है? उत्तर आ जाएगा आपका ए कार्बन साइकिल। दोस्तों 30 मिनट तक बोल चुका हूँ कि मेरा मुंह तक दुखने लग गया, दर्द करने लग गया। 120वां सवाल आ गया आपका निम्न में से कौन सा क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी के संबंध को सबसे बेहतर व्यक्त करता है? उत्तर आ जाएगा आपका ए जलवायु परिवर्तन खाद्य उत्पादन, उपलब्धता, पहुंच और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। चारों यूनिट से 30-30 सवाल आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।